नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, यानी कि गाउस का नियम अपन ने पढ़ लिया था, गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ना बाकी था। ठीक है, और ये अनुप्रयोग ही लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा वाला टॉपिक है। सवाल इससे बहुत बनते हैं, ठीक है, सवाल भी इससे आते हैं, तो इसको अपन अच्छे से समझना। वैसे एक बात बता दूँ, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो मैंने आपको बताया कि अपना सिलेबस मई एंड या जून फर्स्ट वीक में पूरा होगा। आपको डाउट है मोस्टली कि कैसे पूरा होगा, तो देखो अभी उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो आपके ये वाली जो लेक्चर वाली है क्लास, वो तो सुबह तो करूँगा रिकॉर्ड, जैसे कि आज सुबह की मैंने रिकॉर्ड, ठीक है। फिर मैं आज रात को करूँगा अपलोड, तो आपको लगभग सुबह मिल जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि मैं रिकॉर्ड करने के बाद बैक टू बैक अपलोड करना वगैरह टाइम बहुत लगता है, तो मैं रात को अपलोड पे डाल के छोड़ दूंगा, ताकि अगर 2 घंटे का लेक्चर भी होगा ना तो साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी, एक दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा कि जो अपने MCQs वाली सीरीज़ है वो मैं रात में रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो हालांकि उसमें दिक्कत ये आएगी कि रात में रिकॉर्ड करने में रात में थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा मतलब इतना कूल नहीं रहता। जब अगर 8, 9, 10 बजे के आसपास रिकॉर्ड करें तो पूरे दिन भर की गर्मी, फिर पसीना आ जाता है, इसलिए शायद हो सकता है मैं फेस नहीं दिखा पाऊँ। उसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें मैं फेस दिखा के एक्सप्रेशन शो करके मैं करवा रहा हूँ, फिर मेरी वॉइस ही आएगी, ठीक है, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए वो बातें जो भी है, बाकी सिलेबस आपका मैंने गारंटी दी है तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। लोग पैसे लेके भी पूरा नहीं करवाते, लेकिन मुझे को कोई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस मेरी ये इच्छा है कि मैं पढ़ाऊँ एक्चुअली, ठीक है। मैं पहले पढ़ाता था, मैंने बता दिया आपको पहले से, ठीक है। और फिजिक्स मतलब एक बात ये समझ लो, मेरा मतलब पैशन टाइप में पढ़ाना। मैं पढ़ा तो मैथ्स भी सकता हूँ, अच्छी मैथ्स भी मैंने पढ़ा रखा है, इवन केमिस्ट्री में भी नॉलेज अच्छा है, लेकिन आप मेरे से कुछ पूछना मत, क्योंकि अभी मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। बाद में कभी रहा तो मैं सब कुछ ले सकता हूँ साथ में, लेकिन अभी के लिए अपने फिजिक्स ही काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है। अब देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन क्या करते हैं, जो गाउस ने जो फॉर्मूला दिया है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही E.dA = Q in अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। तो इस गाउस के नियम को अनुप्रयोग को करने के लिए अपन क्या करते हैं, गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव किया जाता है। अपने को जहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन बंद काल्पनिक पृष्ठ का चुनाव करते हैं, और उस काल्पनिक पृष्ठ को बोलते हैं गाउसी पृष्ठ, उस काल्पनिक पृष्ठ को बोलते हैं गाउसी पृष्ठ, और फिर अपन सॉल्व करते हैं। इसके डेरिवेशन होते हैं। अब आपको उन डेरिवेशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट से मतलब है, लेकिन डेरिवेशन आने भी चाहिए कैसे होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ का डेरिवेशन बताऊंगा, एक चीज़ का बता दूंगा तो आगे अपने आप हो जाएगा। अब जैसे कि अभी अपन पढ़ रहे हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश, खोखला गोला, तो खोखले गोला का मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधा बता दूंगा। एक आएगा अचालक ठोस गोला आएगा ना, उसका मैं डेरिवेशन बता, क्योंकि वो डेरिवेशन थोड़ा टफ भी है, मतलब अगर 12th के लेवल के हिसाब से देखे तो बच्चों को टफ लगता है वो बहुत बार। मैं जब 12th में था तो मुझे थोड़ा टफ लगता था ऐसे, ठीक है। तो वो टफ भी है और उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वो समझ गए तो इनका डेरिवेशन आप खुद ही कर लोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर कैसे आए। तो पहले तो चलो एक बार के लिए ये जो आंसर है ये कैसे आए इनको समझ लेते हैं। मोस्टली आपको रिजल्ट ही याद रखना है, लेकिन एक चीज़ का डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, वहाँ से आप समझ जाओगे, तो ये चीज़ भी, इनके भी डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो याद रखना ही है, ये तो माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। अब देखो पहला है समरूप आवेशित गोलीय कोश, यानी कि खोखला गोला। अपन किससे निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, भाई गाउस के नियम का उपयोग क्या है, किसी भी वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है वो निकालना, समझ गए। अभी तक अपन बिंदु आवेश, जैसे कि कोई बिंदु आवेश है जिसके r दूरी पर, q से r दूरी पर अपने को निकालना था, तो क्या आ रहा था, KQ/r², ये निकाला था, वो सिर्फ बिंदु आवेश के लिए था। लेकिन अपन गाउसीय नियम से गोला हुआ, बेलन हुआ, ठोस गोला, खोखला गोला, कुछ भी मतलब चीज़ है उनका निकाल सकते हैं गाउस के नियम से, ठीक है। मोस्टली जो चीज़ें सम्मित होती है ना उनके लिए निकालना ईजी रहेगा। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये खोखला गोला दोनों हो सकते हैं, चालक और अचालक, दोनों के लिए रिजल्ट समान होगा, दोनों के लिए डेरिवेशन भी समान होता है, क्योंकि खोखला है, खोखला गोला भले चालक हो या अचालक हो, जो भी उसको आवेश दोगे
वो उसके बाहर फैला हुआ होगा और इसने लिखा होगा समरूप आवेशित। भाई समरूप आवेशित मतलब ये होता है कि भाई ये खोखला गोला है, इस पर टोटल आवेश कितना है, गोले पर कुल आवेश Q है। समरूप आवेशित मतलब अगर मैं इसके 2 भाग कर दूं, बीच में से काट दूं, तो ये Q/2 आधा आधा बढ़ जाएगा। 4 भाग कर दूं बराबर तो Q/4 मतलब ऐसे बढ़ जाएगा, समझ गए। समरूप मतलब एक समान रूप से आवेश वितरण, मतलब ये हो सकता है यहाँ पर इतने से भाग में 2 कूलम है तो यहाँ के ऑपोजिट इतने से भाग में भी 2 कूलम होगा, यहाँ के इतने से भाग में भी 2 कूलम, मतलब समरूप रूप से वितरण है, ठीक है। और इसकी जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, R है। अपने को क्या करना है, गोले के केंद्र से बिंदु P दूरी पर, गोले के केंद्र से बिंदु P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r है। क्या मान रहे हैं अपन, स्मॉल r, ठीक है। अब देखो ये खोखला गोला है, 3 स्थिति हो सकती है। एक तो स्थिति 1, जब बिंदु कहाँ पे हो, r लेस देन r। r क्या है, गोले की त्रिज्या, और r जिस बिंदु पे निकालना है उसकी मूल बिंदु से दूरी, जो केंद्र से दूरी, ठीक है। तो स्थिति 1 एक तो हो सकती है भाई जिस बिंदु पे निकालना है वो गोले के अंदर हो, तो p क्या है, गोले के अंदर है। स्थिति 2 p कहाँ पर हो, गोले पर हो। स्थिति 3 क्या हो, p गोले के बाहर हो। और इस पूरे गोले पर आवेश कितना है, q है। पूरे गोले पर आवेश कितना है, q है, ठीक है। तो अब देखो स्थिति 1 जब r लेस देन r है ना, अंदर है। अभी देखो आपको हो सकता है ये थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जब मैं वो अचानक ठोस गोले वाला डायरेक्शन बताऊंगा ना, उसके बाद ये चीज़ अपने आप जल्दी जल्दी मैं इसको भी बता दूंगा, तो ये चीज़ ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक एक का अपन डायरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उतना यूज़ भी नहीं है, उतना काम भी नहीं, फालतू अपना टाइम वेस्ट है, ठीक है। अपने को मैक्सिमम इस रिजल्ट से मतलब है। लेकिन अगर कोई सवाल घुमा के पूछ दे, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट शामिल कर ले जहाँ पे किस टाइप से होता है, किस टाइप से निकालते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे पढ़ने वालों का एक भी सवाल गलत हो। सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो मैं नहीं बताऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से आने वाले हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सवाल को कैसे घुमा फिरा के दिया है, वो बात अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। वो तो आपको सोचना पड़ेगा। सवाल को बहुत बार क्या होता है, दिया हुआ होता है व्यास, आप मान लेते हो रेडियस, क्या मान लेते हो, त्रिज्या, ठीक है। अब जैसे कि दे दिया 4 सेंटीमीटर व्यास है, आपको सिर्फ एक सिंपल सवाल था, लेकिन आपने इसको व्यास तो पढ़ा ही नहीं, इसको समझ लिया क्या त्रिज्या, जबकि त्रिज्या तो क्या होगी, व्यास की आदि। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के करना होगा बस, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। तो देखो अगर गोले के अंदर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E=0, किस केस में, खोखला गोला वो बोले चालक हो सकता है या अचालक, समझ गए। खोखला गोला वो चालक हो सकता है या फिर अचालक, ठीक है। ये कितनी होगी तीव्रता, E=0, क्योंकि इसके खोखले गोले के अंदर आवेश क्या होगा, 0। कारण ये है भाई Q in कितना होगा, 0, इसलिए ये E=0 आ रहा है। और आवेश कहाँ है, सारा बाहर है, और बिंदु कहाँ है, अंदर, तो इसलिए ये E=0 आ रहा है, समझ गए। अब देखो ये नेक्स्ट स्थिति 2 है। नेक्स्ट क्या है, स्थिति 2। स्थिति 2 में R और ये P, मतलब जो P बिंदु है वो कहाँ पर है, खोखले गोले पर स्थिति है। वो इस केस में क्या होगा, E का मान KQ/R², क्योंकि ये R और ये R बराबर हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं KQ/R²। अगर ये P बिंदु बाहर हो, यानी कि O से दूरी कितनी है, P की, R है, तो क्या होगा KQ/R²। ये ध्यान रखना माइंड में। अंदर 0 होगा, उस पर KQ/R² और बाहर KQ/r²। जहाँ स्मॉल r क्या है, जो गोला दिया हुआ उसके केंद्र से दूरी। और ये किस किस के लिए वैलिड है, खोखला गोला हो, कौन सा हो, चालक या अचालक, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। लेकिन ठोस गोले के केस में अलग अलग होता है। ठोस गोले के केस में चालक के लिए अलग होता है, अचालक के लिए अलग होता है। ये चीज़ें अभी के लिए देख लो बस इतना, ठीक है। बाकी मैंने कहा ना वो डायरेक्शन बताऊंगा तब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट डायरेक्शन से स्टार्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि चीज़ें कुछ मुझे पता है कहाँ से चीज़ें आपको समझाना है, तो इसलिए जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बस विश्वास कीजिए, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। अब देखो ध्यान से देखिए इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, E है, ठीक है, और ये अपना क्या है,
मूल बिंदु, ये समझ लो मूल बिंदु, या फिर अपने गोले का केंद्र, एक ही पॉइंट मान लो। फिर अपन उससे धीरे 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 बाहर बढ़ते जाएंगे आगे। ये आर क्या है, जिस बिंदु पे निकालना है, जिस पी बिंदु पे अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी गोले के केंद्र यानी कि ओ से दूरी। तो देखो अपन पहले क्या होगा, जब आर लेस देन आर होगा यानी कि गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, ई इक्वल टू 0, तो ई का मान कुछ नहीं होगा, यहाँ तक 0 रहेगा, कहाँ तक, आर तक 0 रहेगा, ठीक है। फिर स्थिति आएगी आर इक्वल टू आर, ठीक है, जहाँ पर मतलब कहाँ पर, गोले पर, ये कहाँ होगा, गोले पर। उस केस में क्या होगा, कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब बिंदु आर ग्रेटर देन आर यानी कि गोले के बाहर हो, तो क्या होता है, ई समानुपाती होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि क्या अपना बन जाता है, ई इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या होता है, समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, ऐसे जैसे दूर जाओगे आर का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटेगा। ऐसे क्या होगा, आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये आर अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ई का मान घट रहा है, देखो बढ़ रहा है तो ई का मान घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ऐसे करते करते आगे जाएगा, तो फिर लास्ट में लगभग 0 नहीं होगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, लगभग 0 के आसपास। जब आर लगभग इन्फिनिट के आसपास चला जाएगा तो वो लगभग 0 के आसपास चला जाता है, ठीक है, समझ गए। ये ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिट हमेशा कोई भी संख्या x अपॉन इन्फिनिट ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, हमेशा एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट 0 होता है, यानी कि वो मतलब ऐसे आता है भाई 0.00000001, अब उसको आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, तो वो होता है, बाकी एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ध्यान रखना। कभी भी किसी भी संख्या में इन्फिनिट का भाग दे तो अपन बोलते हैं कि सर 0 आता है, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता, समझ गए, 0 से मामूली से थोड़ा ज़्यादा होता है, हमेशा होगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिट भी मतलब क्या है, कुछ चीज़ अपने को पता नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू मतलब कितना भाग दोगे तो ये समझ लो 0.0000 आएगा, लेकिन 0 वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये टच नहीं करता, ध्यान रखना। ऐसी बहुत बेसिक बेसिक बात है जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, खैर बताने तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ आपको बताना भी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान में रख लो, और ये ग्राफ आ सकता है, पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अंदर क्या होगा, 0, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे ही r इक्वल टू आर हो रहा है, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, फिर बाहर धीरे 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 ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, समझ गए। इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पुटअप कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। और मैंने अपना टेलीग्राम आईडी तो शेयर ही कर रखा है, ठीक है, तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी चीज़ें आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते आगे, देखो अब बात करते हैं समरूप आवेशित चालक गोला। अब देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें अगर आपको दिया हुआ गोला, सिर्फ गोला दिया हुआ, तो गोले का मतलब आपको मानना है ठोस गोला, जब तक कि वो स्पेशली मेंशन ना कर दे कि खोखला गोला। अगर खोखला गोला होगा तो वो देगा कि खोखला गोला, ठीक है, क्योंकि खोखला गोला एक स्पेशल टाइप है गोले का, समझ रहे हो, खोखला गोला एक स्पेशल टाइप है गोले का। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ गोला दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है क्या हुआ, ये ठोस, इसका मतलब क्या होता है, ठोस, यानी कि समरूप आवेशित चालक ठोस गोले, ठीक है। क्योंकि ठोस गोला को लिखने की जरूरत नहीं होती अपने को, गोला मतलब ठोस गोला ही होता है। जब खोखला गोला होता है तो अपन सेपरेटली लिखते हैं अलग से कि भी खोखला गोला, इसलिए बात ध्यान में रखना, अगर सवाल में कहीं भी गोला आए तो ठोस गोला मानना है, अगर उसने खोखला बोला है तो ही उसको खोखला माने, नहीं तो खोखला मान के सवाल को सॉल्व मत कर देना, ठीक है। हाँ, तो समरूप आवेशित यानी कि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, वही मतलब, ठीक है। मैंने कहा ना जितने इतने भाग में जितना आवेश होता है तो दूसरे उसके उतने भाग में भी उतना ही आवेश होना चाहिए, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
अब देखो इसकी तीव्रता इन 4 लाइनों से निकल जाती है, कोई डायवर्स करने का काम नहीं है। देखो कैसे भाई, जब चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये कह रहा है कि भाई जब भी किसी चालक गोले को आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो संपूर्ण आवेश एक समान रूप से उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। समझ गए? अगर किसी ने क्या किया कि भाई ये गोला है, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश दे दिया, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो कुछ भी दो, ठीक है, चलो मान लिया पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया, जैसे इसको आवेश दिया ना, इस पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये आवेश दिया तो है लेकिन ये क्या हो जाएगा, बाहरी सतह पर फैल जाएगा, अंदर एक भी आवेश नहीं रहेगा, अंदर कुछ भी आवेश नहीं रहेगा। ये क्या होगा, ये आवेश भागकर बाहरी सतह पर आ जाएगा। कारण क्या है? तो देखो वही कारण मैं समझा रहा हूँ। कारण, चूंकि गोले के भीतर आवेश अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रहता है, चूंकि गोले के भीतर आवेश अधिकतम प्रतिकर्षण की स्थिति में रहता है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये आवेश अंदर है, ठीक है, आवेश अंदर है, तो इसमें क्या होगा, पास होंगे, इसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है आपस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूरी कम है तो प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतिकर्षण हो रहा है इनमें आपस में, भाई तू दूर जा, तू दूर जा, दूर से दूर, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, इनमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ज़्यादा प्रतिकर्षण के कारण न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में जाने के लिए, अतः न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण आवेश बाहरी सतह पर आकर फैल जाता है। तो इस प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश है ना बाहरी सतह पर फैल जाता है, अंदर एक भी आवेश नहीं रहता, ताकि क्या होगा, इसके और इसके बीच का प्रतिकर्षण अधिकतम मतलब न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, दूरी पड़ जाएगी तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। समझ गए? बाहरी सतह पर आकर फैल जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने फिजिक्स में फिजिक्स में एक चीज़ होती है कि हमेशा कि कोई भी वस्तु होती है ना, अपने पूरे जो ब्रह्मांड है वो हमेशा अपनी मतलब स्थायी कंडीशन में रहना चाहता है। वस्तु हमेशा, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, अपने आसपास के एग्जाम्पल भी देख लो, हमेशा स्थायी कंडीशन में रहना चाहती है। पानी है वो हमेशा ढाल से नीचे की ओर आता है, क्यों आता है? क्योंकि ऊपर वो अस्थायी है, नीचे आके एक जगह रुक जाता है जहाँ उसको स्थायित्व प्राप्त होता है। ये मार्कर है मेरे पास, छोड़ दूंगा तो नीचे जाके रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे उसको स्थायित्व प्राप्त होता है, यहाँ पर उसको स्थायित्व प्राप्त नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई खींच रहा है, नीचे जाके सेटल हो जाता है। बात समझ रहे हो? वस्तु हमेशा, फिजिक्स में हमेशा वस्तु, कोई भी वस्तु अपनी न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करती है। फिजिक्स का लॉ है, खोपड़ी में बिठा लो। कोई भी वस्तु, कभी भी सवाल भी सॉल्व करना ध्यान रखना, कोई भी वस्तु हमेशा अपनी न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करती है, फिर रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा ना, तो इनमें क्या होगा, अधिकतम ऊर्जा होती है, तो वो अधिकतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। खैर अब उस कॉन्सेप्ट के पीछे इतना भागेंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली इतना समझ लो कि भाई इनमें अगर अंदर जो आवेश होता है ना, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ये दूर दूर फैल जाते हैं और इसकी सतह पर आकर बैठ जाते हैं, ठीक है, सतह पर आ जाते हैं। अब देखो ये केस ओनली किस में होगा, चालक गोले में, ठीक है। ठोस है ना, ठोस, चालक, अचालक में ऐसा नहीं, चालक में क्यों हो रहा है कि भाई चालक में क्या होता है, वो चालक है, उसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अचालक में आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इसीलिए अचालक में ऐसा नहीं होगा। चालक में क्या होता है, एक जगह से आवेश दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए ये बाहरी सतह पर फैल रहा है। अचालक में तो क्या होगा, जहाँ उसको आवेश दे दिया, जहाँ पटक दिया वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अचालक में, अचालक होता क्या है, जो विद्युत का चालन ना करे, जिसमें चार्ज घूम नहीं सकता, आवेश घूम नहीं सकता, ये तो होता है अचालक। समझ गए? तो अचालक में जहाँ आवेश देंगे वही रहेगा, जबकि अगर चालक को आवेश दिया तो उसकी संपूर्ण सतह पर फैल जाता है। समझ गए? अब क्या होगा, अतः इसे खोखले गोले के समान ही माना जा सकता है। अब ये क्या हो गया, ये अपने आप में खोखला गोला हो गया, क्योंकि अपन जो निकाल रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र के लिए कोई अपन अंदर एम है, द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान से अपने को मतलब नहीं, मतलब अपने को किससे है, आवेश से। आवेश कहाँ पर है, समझ रहे हो? अपन निकाल क्या रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र में मतलब किससे होता है अपने को, आवेश से। और आवेश कहाँ पर है, बाहर की तरफ। और सेम स्थिति खोखले गोले में भी होती है, भले वो आवेशित हो, सॉरी चालक हो या अचालक हो, खोखले गोले में भी सेम स्थिति होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र अपने को खोखले गोले के कारण प्राप्त होगा, वैसा का वैसा अपने को चालक गोले के कारण, यानी कि चालक गोला मतलब चालक ठोस गोले के कारण भी प्राप्त होगा। तो जो आंसर अपने खोखले के केस में आए वो कि वो इसके केस में भी आएगी, क्या,
अगर r लेस देन r है, यानी कि यही वो बिंदु इससे, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर आवेश 0 रहता है, क्योंकि सारा बाहर भाग जाता है। r इक्वल टू r पर क्या हो जाता है, E इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और r ग्रेटर देन r यानी कि के क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बस। तो एक बात समझ लो, खोखला गोला चालक अचालक और कौन सा ठोस गोला चालक, तीनों के जो लास्ट फाइनल आंसर है वो सेम आते हैं। क्या आते हैं? सेम आते हैं। इसको माइंड में बिठा लो बात को, ठीक है। अब अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ठोस गोले वाला, ठोस अचालक, जिसका मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, और उसमें मैं डेरिवेशन करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें, उसमें कोई डाउट भी रहा है इस लेक्चर में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।